अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मुगल एम्पायर का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट वन में मैंने आपको एक मुगल्स के बारे में थोड़ा बताया, एक ब्रीफ इंट्रो दिया, देन एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे तरीके से किया कि बाबर ने किस तरह सेंट्रल एशिया से आके सब कॉन्टिनेंट में एक अच्छी और एक अजीम एम्पायर की बुनियाद रखी जो ऑलमोस्ट 300 साल तक रही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके डाउनफॉल के क्या क्या कासेस थे, कि किस तरह ये एम्पायर जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाती है और ब्रिटिश जो है इसको रिप्लेस करते हैं ब्रिटिश एम्पायर से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैं जी पॉलिटिकल कॉजेस, जैसे कि आउटलाइन में मैंने बताया। तो सबसे पहला जो कॉज था वो था कि वास्टनेस ऑफ एम्पायर, मतलब एम्पायर इतनी वसी थी। ये अब मैप में आपको नज़र आ रहा है कि देखें कितनी एक अजीम शान और एक वसी तरीन एम्पायर है, ठीक है। तो इसका एक तो एरिया बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जब एरिया ज़्यादा था तो इसको मैनेज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन के मीन्स उस तरह से नहीं है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है। आपने एक साइड से दूसरी साइड पे जाना हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ठीक है, ये नंबर वन पे ये कॉज थी, क्योंकि अगर हम देखें तो पॉल कैनेडी की एक कोट है, ठीक है, कि whenever an empire tries to outstretch itself beyond its means, then ultimately decline is the fate of that empire. सो यही हुआ मुगल एम्पायर के साथ। इन्होंने वसी तो कर ली एम्पायर, लेकिन इन सबको मैनेज करना, इसके जो मीन्स थे, जो इकोनॉमिक मीन्स थे, उससे काफ़ी बाहर था इस सबको मैनेज करना। तो ये एक तो ये वजह थी। देन आ जाता है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास हुकूमत होती थी, जो होता था किंग या एम्परर कह लें। अब उसने अगर ठीक डिसीजन किया तो एम्पायर के हक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और अगर नहीं किया तो अल्टीमेटली जो है ना वो एम्पायर इसको जो है फेस करती थी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, और यही होता रहा है इनके साथ भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि औरंगज़ेब की जो ऑब्जेक्टिव थी कि यूनिफाई करना अंडर वन कमांड, अंडर वन अथॉरिटी, ठीक है। इसीलिए वो दक्कन में जो है ना वो मराठों को कुचलने के लिए गए थे। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उनका विजन था कि सिर्फ एक बंदे की अथॉरिटी हो, ठीक है, पूरी एम्पायर पे। तो ये ऑन पेपर तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर हम इसको देखें, एम्प्लाई करने की कोशिश करें, अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया की जो हिस्सा है, जो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो डाइवर्स पॉपुलेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्मों के लोग भी जो हीरो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप उनको सप्रेस करेंगे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जो लोग उनसे अटैच हैं तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया जो प्राइमरीली है वो हिंदू लैंड है, ठीक है, और थी। तो इसके लिए अगर आपकी स्टेबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हिंदुओं की जो सपोर्ट है वो मस्ट है, क्योंकि मेजोरिटी में थे मुसलमान, तो शुरू से ही जो मिनॉरिटी में थे ना, क्योंकि वो बाहर से आया था। मेजोरिटी में हिंदू थे, तो हिंदुओं की जो सपोर्ट है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। सो अकबर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इसने हिंदुओं के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाए। मेरे हाथ से जोधा अकबर एक मूवी है अकबर की, और उसको भी आप देखें तो हिंदुओं ने बड़े अच्छे तरीके से इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है कि किस तरह उसने राजपूतों के साथ अपने जो है वो रिलेशन बनाए, ठीक है, हिंदू राजपूतों के साथ। और वहाँ पे शादियाँ वगैरह की इसने, और उनके लिए टेम्पल बनवाए। तो इन इसने हिंदुओं को, लेकिन जो औरंगज़ेब था इसने इस सिस्टम को थोड़ा-सा ना रिवर्स करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ऑर्थोडॉक्स किस्म के इंसान थे, कट्टर कह लें कि मज़हबी इंसान थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो है ना इस्लाम होना चाहिए पूरे हिस्से में। तो इसके नतीजे में रिवॉल्ट हुए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ब्रेकआउट हुए, ठीक है। और राजपूत जो इनके कह लें कि मेन पिलर थे, क्योंकि राजपूत बड़े ना लड़ाका किस्म के लोग हैं, और लड़ना कह लें कि इनकी शान होती है, ठीक है, लड़ना इनकी शान होती है। तो ये मुसलमानों के साथ मिलके लड़ रहे थे मुगल एम्पायर के अंडर ना,
तो जब इसने इनको थोड़ा-सा सप्रेस करने की कोशिश की, तो ये सप्रेशन जो है ना, ये नहीं सहते। आप इनके साथ पॉलिटिक्स करके इनको साथ मिला लें, वो अलग बात है, लेकिन जब आप इनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये रिवॉल्ट करेंगे। तो यही हुआ, इन्होंने रिवॉल्ट किया और उसके बाद औरंगज़ेब की जो दक्कन पॉलिसी मैंने आपको बताई, ठीक है? कि ये 25 साल दक्कन में रहे, ठीक है? 25 साल दक्कन में रहे। तो अब मैं इस पॉइंट को जोड़ा थोड़ा है ना, औरंगज़ेब और अकबर, ठीक है? औरंगज़ेब और अकबर, मैं इनको थोड़ा-सा ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है ना, वहाँ पे अकबर को हीरो, इसको विलन दिखाया गया है, औरंगज़ेब को। तो मैं थोड़ा-सा ना डिक्लाइन का कह लें कि ज़िम्मेदार, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा ना मज़हबी हवाले से इस पे काफ़ी तनकीद है, इन दोनों फ़िगर्स पे, अकबर पे भी और इसके दीन इलाही की वजह से, इसके नतीजे में मुझे ज़्यादा है। औरंगज़ेब को जो कट्टर कह लें, कट्टर किस्म का जो मज़हबी इंसान था ना, इस वजह से इस पे जो है काफ़ी तनकीद होती है। तो मैं इन दोनों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब अगर हम देखें ना, तो आम तौर पे अकबर को कह लें कि रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है, ठीक है? और औरंगज़ेब को कहते हैं कि ये डिक्लाइन का ज़िम्मेदार है। अब क्यों है, कैसे है, वो डिस्कस करते हैं। और अकबर को कहते हैं सिंबल ऑफ टॉलरेंस, ठीक है? सिंबल ऑफ टॉलरेंस। और इसको कहते हैं जी सिंबल ऑफ बिगोटरी, औरंगज़ेब को, ठीक है? सिंबल ऑफ बिगोटरी। अब नेक्स्ट चलते हैं ना, लेकिन इन दोनों में ना मामला इतना सादा नहीं है, ठीक है? इन दोनों में इतना मामला सादा नहीं है, वो हम देखते हैं कैसे नहीं है, ठीक है? अब अकबर को अगर सिंबल ऑफ टॉलरेंस कहते हैं, तो अकबर ने अपने उस जो उनका टीचर था, बहरम खान, जो छोटी उम्र से इनको पाल रहा था, बहरम खान, उसके साथ इसने कैसा सलूक किया, आप हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और फिर औरंगज़ेब पे इल्ज़ाम है जी, इसने अपने भाइयों को कत्ल किया, ठीक है? और अपने तख्त पे आया। तो भाई बात सीधी-सादा है, वॉर ऑफ सक्सेशन जो होती है, इसमें जो आखिरी ज़िंदा बच जाता है, उसी का तख्त होता है ना। तो उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, ठीक है? वॉर ऑफ द फिटेस्ट थी, तो ये फिटेस्ट था तो बच गया ना, जीत गया जंग और मुगल एम्पायर को पीक पे ले गया। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इनकी मज़हबी पॉलिसी की बात है, ठीक है? तो अकबर ने राजपूतों को साथ मिलाया, नो डाउट उसने मिलाया, ठीक है? तभी जाके वो अपनी सल्तनत को बढ़ा पाया, ठीक है? और इसने चित्तौड़ को भी फ़तह किया था, आप योद्धा अकबर मूवी देखें। फिर इसने बुत तोड़े थे, ठीक है? महमूद गज़नवी के बाद जो पहला बंदा आया जिसने बुत तोड़े थे, वो अकबर था। हालाँकि ये बताया नहीं जाता, ये ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, लेकिन अकबर ने बुत तोड़े थे, ठीक है? और अब अगर हम कहें कि जो औरंगज़ेब साहब हैं, इन्होंने बुत तोड़े दक्कन में जाके मस्जिदें मस्मार की, तो जान चंद्रा, ठीक है? JNAN चंद्रा, ये एक राइटर हैं, ये हिंदू राइटर हैं, ठीक है? ये लिखते हैं अपनी बुक में कि जितने इन्होंने बुत तोड़े और मंदिर तबाह किए, उसके बदले में उन्होंने काफ़ी सारे नेक-तामीर भी करवाए, ठीक है? और बाकायदा रॉयल ग्रांट आती थी, हिंदुओं की मज़हबी मंदिर तामीर करने के लिए औरंगज़ेब की तरफ से, ये बताया नहीं जाता। और उसके बाद आ जाता है जी जज़िया, ठीक है? कि अकबर ने जज़िया माफ़ करवाया। और उसपे जोधा अकबर की अगर आप मूवी देखें तो उसमें वो गाना भी है, अज़ीम शान शहंशाह, ठीक है? वो काफ़ी एक कह लें कि उनका इमोशनल गाना है अकबर पे, जज़िया माफ़ करने पे। लेकिन 1575 में उसने दोबारा इम्पोज़ भी कर दिया जज़िया, ठीक है? इम्पोज़ भी कर दिया। अब कहते हैं कि जी औरंगज़ेब ने जज़िया लगा दिया। औरंगज़ेब ने जज़िया क्यों लगाया था? ये वजह नहीं बताई जाती। तो क्यों लगाया था? क्योंकि जो शिवाजी थे दक्कन के, मराठा एम्पायर के शिवाजी, ठीक है? जो उसका जो एम्पायर का जो सरदार होता है उसे शिवाजी, मतलब पेशवा कहते थे, ठीक है? पेशवा, और पेशवा जो उनका था शिवाजी, इसने रिवॉल्ट किया था दक्कन में मुगल एम्पायर के खिलाफ, तो उन्होंने हिंदुओं पे फिर जज़िया लगा दिया सज़ा के तौर पे, ठीक है? सो फिर कहते हैं कि ये सुन्नी था औरंगज़ेब, इसने शियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ना
क्या लें कि नाइंसाफ़ी की। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बीजापुर और गोलकंदा ये बेसिकली शिया जो स्टेट थी, बीजापुर और गोलकंदा, ठीक है? कहते हैं जी यहाँ पे इसने शिया हुक्मरानों को हटा के तो सुन्नी लगवाए। तो इसमें भी एक थोड़ा-सा है कि इसका जो गवर्नर था वो सुन्नी था, इसने अपॉइंट किया है सुन्नी बख्शी। तो इस मौका पे ना औरंगज़ेब साहब ने खिताब किया। तो उन्होंने खिताब करते हुए क्या कहा, और इसकी अपनी फ़ौज में भी तो शिया जर्नैल थे ना, उस चीज़ को आप क्यों भूल जाते हैं? तो अब आगे कहते हैं कि जी इसने कहा कि जब आई थिंक हाँ, इसने कहा कि दुनियावी मामलात का मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? दुनियावी मामलात का मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इंतज़ामी अमूर को मज़हबी मामलात के साथ ना मिलाया जाए, ठीक है? ये साफ-साफ उसने कहा और उसने कहा कि ये मेरी एक इम्पीरियल नीड थी कि मैंने ये चीज़ की, इम्पीरियल नीड थी, एम्पायर की इस वक़्त की ज़रूरत थी, इसको मज़हब के साथ मिलाया ना जाए। ठीक है? तो ये काफ़ी सारी बातें इनके बारे में मशहूर हैं। लेकिन असल कास्ट जो पता क्या है इनके डिक्लाइन की? वो है 1681 से लेके ना 1707 तक, जब ये दक्कन में रहे ना, हैदराबाद में, दिल्ली छोड़ के हैदराबाद में रहे, ठीक है? हैदराबाद दक्कन में। ये इनके असल कास्ट की वजह है। क्योंकि हबीब एक राइटर हैं, मोहम्मद हबीब साहब, ठीक है? वो लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे ना, थोड़ा-सा पीछे जाएँ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, इन्होंने अपना जो तख़्त था ना या जो इनकी अपनी कह लें कि कैपिटल था, वो दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद का जो किला है ना, ठीक है? वहाँ वहाँ पे मुंतकिल की। किस लिए? कि मैं दक्कन को कंट्रोल करूँगा। लेकिन दक्कन को आप कंट्रोल कर लेंगे नो डाउट दक्कन में रह के, लेकिन आप जो ऊपर दिल्ली है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते दक्कन में रह के, ठीक है? और यही इसने किया क्या कहते हैं, औरंगज़ेब ने दिल्ली से दक्कन दक्कन आ गया, ठीक है? अब दक्कन तो आ गए, लेकिन दिल्ली का क्या? दिल्ली में काफ़ी सारी जो है ना मसले-मसाइल होना स्टार्ट हो गए, उस टाइम पे ज़ाहिर नहीं हुए, जब इनकी डेथ हुई तब ज़ाहिर हुए, ठीक है? तो आप नॉर्थ से साउथ को नहीं कंट्रोल कर सकते और साउथ को नॉर्थ से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये फैक्ट है और हकीकत है, ठीक है? ये फैक्ट हकीकत है, इस चीज़ को जो औरंगज़ेब साहब थे वो भूल गए, तो यही इनके जो है ना फ़ाल की असल वजह थी। मराठों को क्रश करना चाहते थे, लेकिन मराठे इनसे क्रश नहीं हुए। सो नेक्स्ट हम अगर हम चलते हैं तो वार ऑफ सक्सेशन और सिविल वार। ये था कि कोई बाकायदा निज़ाम नहीं था कि किस तरह से अगला शहज़ादा बनेगा, तो इनके पास 2 ही चॉइसेस होती थी, या तो कॉफ़न, ठीक है? और या थ्रोन, ठीक है? तो इसमें वफ़ादारियाँ तक़सीम हो जाती थी। काफ़ी सारे जर्नैल इसमें मारे गए, काफ़ी सारे जो काबिल सिपाही थे इसमें मारे गए, ठीक है? एक्सपीरियंस लोग मारे गए और जो अज़ीम कह लें या कह लें कि क्लास के जो वज़ीर होते थे, वो तक़सीम हो जाते थे। वो सल्तनत की बजाय वो फिर दड़े बन गए, ठीक है? दड़ों के लिए काम करने लग गए, बजाए इसके कि वो अपनी इसके एम्पायर के लिए काम करें। ठीक है, फिर इनकम्पिटेंट सक्सेसर आ जाते हैं, ठीक है, ऑफ औरंगज़ेब। बाबर था औरंगज़ेब तक तो ठीक थे, जैसे मैंने आपको बताया ना ज द ग्रेट मुगल्स थे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे जो आपके एम्परर आए, वो सारे इनकम्पिटेंट थे। जैसे देखें कि बहादुर शाह 3 माह के लिए रहा, ठीक है। नेक्स्ट आया जहांगीर शाह और ये जी लाल कुमारी एक नाचने वाली थी, उसकी एडवाइस पे काम करता रहा। फिर इस तरह करके जो थे ना वो अंपायर के लिए काम नहीं करते थे। नाच-गाने, शराब-नोशी और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा की, तो अल्टीमेटली इनका डिक्लाइन जो है ना वो इनकी फेट बना। देन नोबिलिटी का रोल मैंने जैसे आपको बताया कि ये दड़ों में बँट गए थे, ठीक है? अपने दर्जे के लिए काम करते थे। ईरानी थे, तुरानी थे, हिंदुस्तानी थे और अफ़गानी भी थे कुछ, ठीक है? इसके बारे में मैंने शाह वलीउल्लाह के बारे में आपको एक जो लेक्चर है मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि ये किस तरह अपने दड़ों में बँटे हुए थे। देन फिर अगर हम मुगल कोर्ट्स की बात करें, मुगल कोर्ट्स थे वो सेंटर ऑफ इंट्रिग्स थे। मतलब अपनी पावर के लिए काम करते थे। इनका एक ही मकसद होता था कि हम या तो अच्छी जगीर लें और हाई हफ़्ज़ लें। और जगीरें ज़ाहिर बात है एक हद तक होती हैं, ज़्यादा जितनी मतलब ज़्यादा तो नहीं ना हो सकती, जितनी हैं ज़मीनें हैं उतनी रहनी है। तो नोबल्स बढ़ते गए, ठीक है? नोबेल्स की तादाद बढ़ती गई, लेकिन जगीरें तो फिर उतनी ही रहनी है ना, ज़मीन तो नहीं ना बढ़ सकती। तो इस वजह से काफ़ी पावर स्ट्रगल इनके दरमियान जो है ना वो स्टार्ट होने लगी। देन इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोविंशियल
रूलर्स जो बाद में आए औरंगज़ेब के बाद, वो बड़े सूबों को कंट्रोल नहीं कर सके। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, बंगाल का सूबा जो था उसको नहीं कंट्रोल कर सके, फिर अवध का, ठीक है, और दक्कन का। ये सारे सूबे जो थे इकोनॉमिक हब थे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टैक्स इनको मिलता था, तो इनको ये कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये थी पॉलिटिकल कॉजेज़ थी, ठीक है। अब देखें इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या-क्या आता है। नंबर 1 करप्शन। करप्शन जब भी होगी, जैसे-जैसे अगर अगर आपके पास टैक्स नहीं अच्छे तरीके से कलेक्ट हो रहा, और जो कलेक्ट हो रहा है उसमें भी करप्शन है, आपका गरीब आदमी पे नहीं लग रहा, हुकूमत पे नहीं लग रहा, तो आपका जो है ना वो कमज़ोर ही होगा। देन जो कॉमन मैन था, जो पे पीजेंट थे, वो भी डिससैटिस्फाई थे मुगल से। क्यों सैटिस्फाई थे? कि एक तो जो मनसबदार थे, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम था इसमें, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। मनसबदारी सिस्टम था, या कह लें जागीरदाना या फ्यूडल टाइप का, ठीक है, ये सिस्टम होता था। जो लैंडलॉर्ड थे इन्होंने ऑप्रेस करना, जो है ना सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। जो वो नोबल इनके जो होते हैं ना, पेजेंट जो होते हैं, जो इनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, और इनसे हैवी डिमांड करने लग गए टैक्स की, ठीक है। हैवी डिमांड टैक्स की तो क्योंकि प्रॉस्पेरिटी होती है जो ना, जो किसी भी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी जो होती है, वो होती है लो टैक्सेस में। तो इन्होंने हाई टैक्स इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए। तो जब इनका आम आदमी आपसे डिससेटिस्फाई हो गया, तो समझ लें कि आपकी एम्पायर का दी एंड है। देन कोलैप्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। मुगल जो एम्पायर थी ना, उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना, वो मनसबदारी सिस्टम पे चल रहा था। तो ये सारा कोलैप्स कर गया। क्यों कर गया? कि जागीर्स थी, उन पे ऊपर जो है ना वो कह लें कि इनका फाइटिंग स्टार्ट हो गई जागीरदारों की, अपने जो इनके बेटे होते थे उनकी। और ये वो एंड पे सफ़र कौन करता था? पेजेंट। और इनके जब प्रोडक्शन कम होगी, तो ज़ाहिर बात है एम्पायर की इकोनॉमी कम होगी। यही सब कुछ हुआ इनके साथ भी। और नोबल्स, ज़मींदारों ने जो है एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया कॉमन मैन को, विद रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। मुसलमानों ने मुसलमानों को ये जो है सप्रेस किया, और हिंदुओं ने हिंदुओं को किया। उन्हें क्या चाहिए था? सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए थी, उन्हें टैक्स देना था हुकूमत को, और फौजियों अपने जो फौज रखी हुई थी, तो इसके लिए इन्होंने अप्रेस करना स्टार्ट किया इनको। देन रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। कैरन लियोनार्ड एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम था उस टाइम पे, वो ये तो एक हाई इंटरेस्ट रेट पे टैक्स देता था, और बैंकिंग कंपनियां जो थी इन्होंने मनसबदारी का सिस्टम संभाल लिया था। मतलब टैक्स ये अब इकट्ठा करती थी, बजाय मनसबदार इकट्ठा करते, ठीक है। अब दौलत इनके पास आ गई, टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया, तो ये जिसको चाहते थे लोन देते थे, जिसको चाहते थे नहीं देते थे। क्या दिल अब औरंगज़ेब ने और फ़र्रुख़सियार ने लोन की रिक्वेस्ट की कि हमें एम्पायर के लिए लोन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने लोन दे दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉस्परस हुई, मतलब अच्छे तरीके से संभली, तो इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बैंक होंगे, ना लोन देंगे हम इन मुगलों को, ठीक है। और जब लोन नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो मुगलों की फ़ौज जो है वो अल्टीमेटली कमज़ोर हो जाएगी। देन रिलीजियस कॉजेज़ में आ जाते हैं। देन ये इस पे मैं बात कर चुका हूँ पहले, ठीक है, इसकी जो पॉलिसी थी औरंगज़ेब की। दो देन फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ शाह वलीउल्लाह है कि उन्होंने बताया कि लस्ट ऑफ पावर अब आ गई थी, ठीक है। बर्डन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, बात कर चुके हैं। और फेलियर ऑफ फ्यूडलिज्म, ये मनसबदारी सिस्टम को कह लें। फिर बैंकरप्सी आ जाती है इनकी, और प्लंडरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की जो लूट मार करते हैं, ठीक है। देन सोशल काजेज़ आ जाती हैं, ठीक है। राइज़ ऑफ सोशल फोर्सेस, जब सारा कुछ होगा तो ट्रेजरी खाली हो गई है, गुर्बत है, तो काफ़ी सारी फोर्सेस जो है वो सामने आएंगी, और जो है वो आपकी एम्पायर को और इनकम को कम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर डिक्लाइन द करेक्टर ऑफ नोबिलिटी। नोबिलिटी पहले इनका करेक्टर अच्छा था, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग था, एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर था, इनके अंदर जिहाद का जज्बा था, और एम्पायर के लिए काम करते थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके जो है सेल्फिश इंटरेस्ट हैं वो आगे सामने, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सोशल काजेज आ गई। देन मिलिट्री काजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इनएफिशिएंट मिलिट्री, ठीक है। पहले मिलिट्री इनकी बड़ी स्ट्रांग होती थी, क्योंकि इनको 15,000 बंदों के साथ इसने, और बाबर ने लोधी को शिकस्त दे दी, ठीक है। लोधी को शिकस्त दे दी इन्होंने। लेकिन विद टाइम इनकी जो आर्मी है ना, विद टाइम
इनकी आर्मी डिक्लाइन कर गई है। ठीक है, डिक्लाइन क्यों कर गई कि एक तो शाही फौज होती है ना, ठीक है, शाही फौज उस टाइम पे कम होती थी, इतनी जैसे आजकल स्टेट के पास फौज होती है ना, ऐसे नहीं थी। इन्होंने फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम में आप जो कह लें कि आपका जो बंदा होता है उसको काफ़ी सारी जगीरें देते हैं, वो जगीरों पे ज़मींदारी करता है और साथ ही फौज की एक टुकड़ी भी रख लेता है। ठीक है, फौज की टुकड़ी भी रख ली तो जब जंग होती है तो ये फौज की टुकड़ी आपको देनी पड़ती है, जो एम्परर होता है उसको। सो आम हालात में ये फौज टैक्स इकट्ठा करती थी, ठीक है, जो उनके पास जगीरें होती थी ना उनमें टैक्स इकट्ठा करती थी। लेकिन जब जंग होती थी तो वहां जाना पड़ता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुई ना आपस में इनके, ठीक है, तो वफादारियां बढ़ गई, तो मनसबदारों को एक साइड लेनी पड़ती थी किसी ना किसी प्रिंस के। तो इसमें एक तो एग्रीकल्चर कह लें, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसने सफ़र किया। वार वार में तो आपको पता है कि तबाही तो होती है, ठीक है, तो इन्हें एक साइड चूज़ करनी पड़ती थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए, लॉसेस हुए। अब जब एग्रीकल्चर नहीं है तो इनको देने के लिए पैसे भी नहीं है फौजियों को, तो फौजियों ने रिवॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फौजियों ने रिवॉर्ड किए, ठीक है, उन्होंने जो है वो छोड़ दिया जिन राज्यों के पास पैसे नहीं होते थे। और अगर कोई राजा मर जाता था, मतलब है कि मर जाता फौजियों की तनख्वाह दिए बगैर, तो ये उसकी आखिरी रस्मात मतलब जनाजा नहीं होने देते थे जब तक आप इनका पैसे नहीं देंगे। तो किसी ना किसी तरीके से इनको पैसे देने पड़ते थे। तो और कुछ जगहों पे तो राज्यों ने जो है जो अलाउ किया हुआ था इनको कि जैसे भी करके ना चाहे लूट लो, जो मेरी प्रजा आती है ना, जो मेरे अंडर आते हैं इलाके, उनको लूट के अपने पैसे पूरे कर लो। तो एक सोशल फैब्रिक जो होता है ना सोसाइटी का, वो सारा बिखर गया। जब आपकी फौज ही आपको लूटने लग जाए तो आप ज़ाहिर बात है आप फौज के साथ तो नहीं ना देंगे, आपके अंदर एक नफरत आ जाएगी फौज के खिलाफ। तो यही कुछ हुआ कि इनएफिशिएंट जो है ना वो आर्मी स्टार्ट होना शुरू हो गई। सो अगर हम देखें तो मुगल मराठा वार्स, इनमें काफ़ी नुकसान हुआ मुगल आर्मी का। और फिर आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत, इन्होंने राजपूतों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने स्टार्ट कर दिए। फिर रिबेलियन आ जाती हैं जॉर्ज और सिक्स की, ठीक है, और फिर अटैक ऑफ नादिर शाह। यहाँ तक हो सकता है मुगल आर्मी जो है ना मुगल एम्पायर समझ जाती, जो थोड़ी बहुत कसर थी इसमें, ठीक है, मुगल जो सल्तनत है। लेकिन जैसे ही नादिर शाह ने हमला किया ना, नादिर शाह ने, ठीक है, नादिर शाह ने हमला किया तो जो रही सही कसर थी ना वो भी जाती रही। तो इसके बाद फिर जो है ना वो संभली नहीं आपकी मुगलों की जो सल्तनत है, ठीक है, क्योंकि इसने बड़ा बिटरली लूट लिया, सारा खजाना खाली कर दिया। ठीक है, और पीकॉक थ्रोन, इवन पीकॉक थ्रोन जो जिस पे ये बैठते थे मुगल, इसको पीकॉक मोर का जो थ्रोन था इसको मोर का था तो उसे पीकॉक थ्रोन कहते थे। सो आगे हम चलें तो एब्सेंस ऑफ मुस्लिम नेवी, ठीक है, अब सिर्फ एक मुस्लिम रूलर ऐसे हैं मोहम्मद बिन कासिम जो जहाज़ों पे बैठ के आए थे नेवी पे, ठीक है, अरब अरब से आए थे। बाकी जितने भी रूलर हैं सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम, वो सारे या तो अफगानिस्तान से आए हैं या सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो इसलिए इन्होंने नेवी पे कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसको नेवी की ज़रूरत जो है ना महसूस हुई, उसको लगा कि नेवी होगी तो हम बचेंगे, और वो था शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी, इसका विजन था। ठीक है, इसलिए इसने अपना जो सेंटर था वो बंगाल बनाया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बाद किसी का विजन नहीं गया कि हम लोग जो है ना वो नेवी बनाए। आगे हम रोल ऑफ यूरोपियंस देखते हैं तो फिर आपको पता चलेगा। अब रोल ऑफ यूरोपियन, ठीक है, अब देखें जितनी भी यूरोपियंस पावर हैं यहाँ से लेके सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आई हैं, साहिल पे। ये देख लें आप 15 सेंचुरी से आने स्टार्ट हो गई थी, 1501 से लेके जितने भी हैं सारे सारे यहाँ पे जितने भी यूरोपियंस पावर है वो सारी साहिल पे आई। क्यों आई, क्योंकि नेवी जो नहीं थी, नेवी नहीं थी तो साहिल पे आपकी फौज भी स्ट्रांग नहीं थी, कोई किला भी नहीं था इतना खास। तो ये सारे इन्होंने पहले प्रेजेंस बनाई अपनी साहिल पे। अब जब साहिल पे इन्होंने प्रेजेंस बनाई तो तजारत तो होती है समंदर से, और समंदर के मालिक कौन, यूरोपियंस, इसीलिए इनकी जो है ना वो पावर बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और उन दिनों में नेवी की पावर वही थी जो आजकल एयरफोर्स की है। ठीक है, के एम पानिकर, ठीक है, के एम पानिकर लिखते हैं कि मुगलों की और जो ब्रिटिश है इनकी जो वार थी वो थी एलिफेंट
वर्सेस वेल। ठीक है, वेल सबसे बड़ा जानवर होता है समंदर का, वो थे ब्रिटिशर्स। और एलिफेंट जो होता है वो सबसे बड़ा जानवर होता है इधर ज़मीन पे, और वो थे मुगल्स। मुगल मास्टर से लैंड पे लड़ने पे, ज़मीन पे, लेकिन नेवी का इनको कोई अता पता नहीं था। ठीक है, सो इसमें ये मार खा गया, और इसी वजह से ये जो है ना इनके ताबूत में आखिरी कील के तौर पे साबित हुआ कि नेवी नहीं बनाई इन्होंने। ठीक है, ज़मीन पे काफ़ी सारे मकबरे और पता नहीं ताजमहल और क्या क्या बना दिए इन्होंने, लेकिन नेवी पे खर्च नहीं किया। ठीक है, पावर पे खर्च नहीं किया, आर्मी अपनी नहीं ठीक की। अब अगर कोई बंदा ये कहे ना कि आर्मी पे बंदा क्यों पैसे खर्च करता है, सिर्फ आर्मी होती है जो आपको बचा सकती है आपके मुल्क को। हिस्ट्री से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो बंदा हिस्ट्री से नहीं सीखता फिर उसको प्रेजेंट सिखाता है, और बड़ा अच्छा सिखाता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं कि इन्होंने क्या किया। अब ब्रिटिश और फ्रेंच आए थे मेनली, पर तो इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा टसल भी चलती रही। ठीक है, इन्होंने फैक्ट्रीज डेवलप की, फैक्ट्री से चीज़ें बनती थी, और वो यूरोप में जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, और यहाँ से बना के यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। तो इन फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन के लिए इन्हें काफ़ी सारे हम कह लें कि इन्हें फौजी की भी या बंदों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने रिक्रूट करने कर दी इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, अब इंडियन सोल्जर मैंने आपको पीछे बताया ना कि इंडियन सोल्जर्स का क्या हाल था, इनके देने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। अब इन्होंने कहीं तो जाना था ना। ठीक है, ये एक किस्म की बन गए थे फ्लोटिंग आर्म्ड पॉपुलेशन। ठीक है, फ्लोटिंग आर्म्ड पॉपुलेशन बन गए थे। तो ये ब्रिटिश के पास आए, तो ब्रिटिश ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी टर्म्स पे जो है ना वो रिक्रूट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एक हैंडसम सैलरी देते थे, एमुनेशन देते थे, आर्म्स भी देते थे, और हालांकि जो हॉर्सेस होते हैं इनके उनके लिए फूडर भी देते थे। और ब्रिटिश हर लिहाज से सुपीरियर थे। ठीक है, हर हर लिहाज से स्पीड था, सिर्फ इनके पास एक चीज़ की कमी थी, वो थी मैन पावर की। और मैन पावर इन्होंने इंडियन सोल्जर ही रिक्रूट कर दिए। फिर बैटल ऑफ प्लेसी होती है, आपको पता है 1757 की, बंगाल में, नवाब सिराजुद्दौला कहला। और उसमें ब्रिटिश जो है वो हराते हैं, सिर्फ हमारे इंडियन सोल्जर ही रिक्रूट किए होते हैं, उन्हीं से हराते हैं नवाब सिराजुद्दौला को। उनमें इतने ज़्यादा कोई ब्रिटिश जो है ना वो सोल्जर नहीं होते, उनमें इंडियन ही होते हैं। ठीक है, वो उनको ट्रेन करते हैं, उनको अच्छी एमुनेशन देते हैं, और आर्टिलरी इनकी अच्छी होती है, इनकी वॉर स्ट्रेटजी अच्छी होती है। जैसे बाबर की मैंने आपको शुरू में बताया ना कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी लड़ने की। तो यही कुछ ब्रिटिशर के पास भी था, और जब इनके पास आया तो ये फिर यहाँ के हाकिम बन गए। क्योंकि अगर आप फौज फौज आपकी मस्ट है। ठीक है, आपने एम्पायर बनानी है, आपकी आपकी फौज, कोई भी कंट्री है, जिस कंट्री की फौज स्ट्रांग है वो कंट्री स्ट्रांग है। तो देन ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी इसको नजर आई पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इसने अपॉर्चुनिटी देखी कि पॉलिटिकल पावर है, तो जो नारकी थी प्रिवेल करती थी उस टाइम पे, तो इन्होंने पॉलिटिकल पावर एक्वायर करना स्टार्ट कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता मुगलों की पॉलिटिकल पावर जो है वो कम होती गई। फिर ये है कि 1757 में तो कहते हैं कि रोल ऑफ मीर जाफर जो है इसने बिट्रेल किया था। ठीक है, नवाब के साथ। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसमें क्या था, तीनों की कंबाइन फोर्सेस थी, मुगल किंग की, नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद की, और नवाब ऑफ अवध की। ठीक है, ये काफी सारे हम कह लें कि मेन पिलर थे, मेन मेन कह लें मेन आदमी थे। तो फिर भी जो है ना ब्रिटिशर ने इन तीनों को शिकस्त दे दी, कंबाइंड फोर्सेस को भी। तो ये कहना गलत है कि मीर जाफर की वजह से जो है ना आप लोगों को शिकस्त होगी। शिकस्त सिर्फ इसलिए हुई कि आप लोगों ने फौज नहीं बनाई। ठीक है, अच्छी फौज नहीं बनाई, उसके अंदर इंतजामी अमूर भी नहीं सही थे, दूसरा उनके पास एमुनेशन नहीं थी ठीक, लड़ने का तरीका ट्रेडिशनल था, एडवांस नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको सामने रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपनी जब अय्याशियों में पढ़ेंगे, ठीक है, तो फौज नहीं बनाएंगे, तो यही हाल होगा, बाहर से कोई ना कोई बंदा आएगा, आपको कवर अप कर लेगा। फिर फ्रेंच जो थे, इनको कैसे भगाया ब्रिटिशर ने, तो लॉर्ड क्लाइव एक बहुत ही, नो डाउट, बहुत ही एक काबल और एक तेज किस्म के इंसान थे, कह लें कि लोमड़ी की तरह इनका तेज दिमाग था, चाले चलने में ये माहिर था बंदा। तो इसने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने, जो फ्रेंच जो उस वक्त का जो लीडर था या कह लें जनरल था वहाँ पे, JF डुप्लेक्स, इसको इसने आउटस्ट्रिप इस तरह किया कि लॉर्ड क्लाइव ने ना एट द पीक ऑफ वार ट्रेड नहीं छोड़ी, कमर्शियल एक्सपेक्ट नहीं भूला अपना। ठीक है, लेकिन ये जो थे फ्रेंच कमांडर, ये ट्रेड को निगलेक्ट करके और कमर्शियल एस्पेक्ट को, और इनको लॉस हुआ। तो वार में भी आपकी जो ट्रेड है वो होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए।
जिस जिस भी कंट्री की ट्रेड ठीक होगी ना, या जिस भी इलाके की ट्रेड ठीक होगी, वो ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा, प्रॉस्पेस करेगा। तो ये चीज़ वो भूल गए फ्रेंच, और फिर जो है यहाँ से इन्हें भागना पड़ा। और लॉर्ड क्लाइव ने एक किस्म की कह लें कि एक अच्छे तरीके से फाउंडेशन रखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो वार ऑफ म्यूटनी के बाद चली गई थी, फिर कह लें कि ब्रिटिश राज की। सो ये चीज़ कभी भी नहीं भूलते, कमर्शियल साइड ऑफ हिज मिशन। ठीक है, कमर्शियल साइड कभी भी नहीं भूलते, चाहे वार हो, जो भी हो, कमर्शियल साइड हमेशा याद रखनी चाहिए। क्योंकि और ये भी है, सबसे जो प्रॉफिट वाला बिजनेस है वो वार है। ठीक है, सबसे प्रॉफिट वाला बिजनेस वार है, हिस्ट्री पढ़ के देखें। अभी तक मैंने आपको बताया एक इनकी पॉलिटिकल कॉजेज क्या थी, सोशल क्या थी, इकोनॉमिक, रिलीजियस, और देन यूरोपियन का जो रोल था। और यही सब कुछ था डाउनफॉल की वजह इनके। तो कंक्लूजन हम देखते हैं, तो ये स्टैनले लैंड की एक बहुत अच्छी कोड है कि बाबर की डेंसिटी भी उसी तरह खत्म हुई जैसे मोहम्मदन हुई। ठीक है, स्लेव किंग भी हुई, किस लिए हुई कि वीक हैंड्स ऑफ हिज डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो मुझे काइंडली बताइएगा ज़रूर। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, एक्सप्लोरिंग CSS एंड PMS। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत मज़े की वीडियोस मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।